मीरा और रोहित पहाड़ी से बाकी टूरिस्टों के साथ नीचे उतर रहे थे। अचानक एक एक करके कुछ लोग सामने वाली पहाड़ी और कुछ लोग पहाड़ी से नीचे देखने लगे। रोहित और मीरा की नजर भी सामने वाली पहाड़ी पर पड़ी तो वहां झिलमिलाती रोशनी से बड़े बड़े अक्षरों में आई लव यू मधु लिखा हुआ देखकर मीरा का मुंह खुला का खुला रह गया। रोहित भी आंखें फाड़े ये सब देख रहा था। मीरा ने तुरंत अपने फोन से वीडियो बनाना शुरू कर दिया। वो दौड़ती हुई बाकी लोगों के पास पहाड़ी के किनारे पर आई और उसने पहाड़ी से नीचे देखा तो वहां भी वैसा ही नजारा था जो उसने सामने वाली पहाड़ी पर देखा था। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। रोहित भी वहां आ गया। उसने भी जब नीचे देखा तो देखता ही रह गया। मीरा भी बाकी लोगों की तरह वीडियो बनाने लगी। करण मधु से इतना प्यार करता है कि उसके लिए ये सब कर सकता है, ये तो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। रोहित नीचे देखकर मुस्कुराते हुए बोला। मीरा भी मुस्कुरा दी। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता दूं रोहित कि मधु भी करण से बहुत प्यार करती है। इतना प्यार कि करण के एक इशारे पर खुद को फना कर दे। अगर रिद्धिमा ये सब देखती तो शायद समझ पाती कि उसने अपनी जिंदगी में क्या खोया है। रोहित उदास होकर बोला। रोहित के मुंह से रिद्धिमा का नाम सुनकर मीरा परेशान हो गई। उसने अपना फोन नीचे किया और रोहित से पूछा, रोहित अगर मैं तुमसे कुछ कहूं तो तुम बुरा तो नहीं मानोगे? रोहित नीचे देखते हुए बोला, नहीं मीरा, मैं जानती हूँ रोहित कि हर भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करता है और तुम भी अपनी बहन से बहुत प्यार करते हो, इसलिए तुमसे कह रही हूँ ऋषभ तुम्हारी बहन के लिए सही नहीं है। वो सिर्फ अपना मकसद पूरा करने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा है। तुम्हारी बहन उसके साथ कभी खुश नहीं रहेगी, इसलिए अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लो रोहित। रोहित ये सब सुनकर मीरा को एकटक देखने लगा तो वो फिर से पहाड़ी से नीचे उतरने लगी। रोहित उसके पीछे आते हुए बोला, मैं जानता हूँ मीरा कि ऋषभ मेरी बहन के लिए सही इंसान नहीं है, पर उसे समझाने का कोई फायदा नहीं है। वो ऋषभ के प्यार में इतनी अंधी हो गई है कि जब तक उसे ठोकर नहीं लगेगी वो नहीं संभलेगी। पर तुम्हें रिद्धिमा को ठोकर लगने का इंतजार नहीं करना चाहिए रोहित, वरना बहुत देर हो जाएगी। ऋषभ तुम्हारी बहन की जिंदगी इस तरह बर्बाद कर देगा कि वो सारी उम्र नहीं संभल पाएगी। उसकी बातों ने रोहित की परेशानी और बढ़ा दी। उसने मीरा की बाह पकड़ी और उसे अपने करीब लाकर पूछा, क्या कुछ ऐसा है मीरा जो तुम मुझे बताना चाहती हो पर खुलकर नहीं बता पा रही हो? मीरा हिम्मत करके बोली, ऋषभ बहुत सी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है रोहित, इसलिए अपनी बहन को उसका शिकार मत बनने दो। साफ साफ कहो मीरा कि तुम क्या कहना चाहती हो? रोहित ने उसकी बाह पकड़कर पूछा। मीरा ने उससे अपनी बाह छुड़ाई और कुछ कदम चलकर बोली, आज से 3 साल पहले मैं और मधु दिल्ली में अपनी एक दोस्त की शादी में गए थे और वहां ऋषभ और उसके 3 दोस्तों ने मधु के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी रोहित। व्हाट? रोहित ने हैरानी से पूछा। मीरा ने हाँ में अपना सिर हिलाया। हम जिस दोस्त की शादी में गए थे रोहित, उस दोस्त का नाम नंदिनी था और उसकी शादी उस रात करण से हो रही थी। रोहित के लिए सुनकर जैसे होश ही उड़ गए और वो हैरानी से मीरा को देखने लगा। मीरा ने उसे शुरुआत से लेकर अंत तक पूरी कहानी सुनाई। सच जानकर रोहित ने खुद को संभालने के लिए एक पेड़ का सहारा ले लिया। मीरा रोते हुए बोली, रोहित नंदिनी का आज तक पता नहीं चला कि वो कहाँ और किस हाल में है। सबके साथ साथ जीजू भी आज तक यही समझ रहे थे कि नंदिनी उन्हें छोड़कर अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ विदेश भाग गई थी। पर सच तो यह है कि उस रात नंदिनी ने मधु को उस राक्षस से बचाया था और वो करण को ऋषभ का सच बताने के लिए गई थी, पर वो उस तक पहुंची नहीं। जीजू को अपने भाई का ये घिनौना सच कुछ दिन पहले ही पता चला है और वो नंदिनी की तलाश कर रहे हैं। पर मुझे और मधु को तो यही लगता है कि ऋषभ और उसके दोस्तों ने नंदिनी के साथ कुछ बहुत गलत किया है। ऋषभ अपनी घिनौनी हरकतों से आज भी बाज नहीं आ रहा है रोहित। वो मधु को पाने के लिए याददाश्त जाने का नाटक ही नहीं कर रहा, बल्कि मधु से झूठ बोलकर कि शिमला की उस रात वो उसके साथ था, उसे ब्लैकमेल भी कर रहा है। वो करण जीजू से उनकी एमडी की कुर्सी और उनकी मधु को हमेशा के लिए छीनना चाहता है और इसीलिए वो रिद्धिमा का इस्तेमाल कर रहा है। पर वो नहीं जानता कि उस रात मधु के साथ कोई और नहीं बल्कि जीजू थे। रोहित ने अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और बोला, ऋषभ दौलत और हवस के नशे में इतना गिर चुका है कि वो ये भी भूल गया कि करण कोई और नहीं बल्कि उसका अपना छोटा भाई है और मधु उसके भाई की पत्नी है। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा मीरा कि तुम जो कह रही हो वो सच है। मीरा उदास होकर बोली, यही सच है रोहित। अगर तुम चाहो तो कल सुबह करण जीजू और मधु से मेरे सच पर मोहर लगवा सकते हो। वो दोनों ऋषभ का सच सबके सामने लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं
और उनकी इस कोशिश में मैं उनके साथ हूँ। तुम चाहो तो अपनी बहन को उस राक्षस से बचाने के लिए उनका साथ दे सकते हो। फिलहाल मैं तुमसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जब तक तुम करण से बात नहीं कर लेते, प्लीज ये बात सिर्फ अपने तक ही रखना, प्लीज, वरना जीजू और मधु का बना बनाया सारा खेल बर्बाद हो जाएगा। यू डोंट वरी मीरा, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, और अगर तुम सच कह रही हो तो मैं ऋषभ का सच सबके सामने लाने और उसे उसके अंजाम तक पहुंचाने में करण और मधु के साथ हूँ। रोहित बोला। मीरा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इधर मधु अभी भी करण की बाहों में थी। करण ने उसकी ओर देखकर पूछा, चले, ठंड बढ़ रही है। अब मुझे ठंड की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि आपके होते हुए ठंड की इतनी मजाल कभी नहीं होगी कि वो मुझे छू भी पाए, मधु मुस्कुराते हुए बोली। करण ने उसके चेहरे पर आ रहे बालों को हटाया। मधु, जब हम शिमला के लिए निकल रहे थे तो मैंने सोचा था कि हम शिमला में जितने भी दिन रहेंगे, मैं हर एक दिन, हर एक लम्हा तुम्हारे लिए स्पेशल बना दूंगा। पर हम कल वापस इंदौर जा रहे हैं और अब शायद हमें कुछ दिनों तक एक दूसरे के करीब आने का मौका ना मिले। इसलिए हमें जो ये कुछ पल मिले हैं, मैं इन खूबसूरत लम्हों को गंवाना नहीं चाहता। बस इसलिए मैंने तुम्हें सरप्राइज देने का प्लान बनाया और मैंने आपका सारा प्लान चौपट कर दिया, है ना? तभी मधु ने उसकी ओर देखकर पूछा। तो करण मुस्कुराते हुए बोला, नहीं, तुमने तो आज का दिन मेरे लिए हमेशा के लिए यादगार बना दिया, क्योंकि आज मेरी मधु को उसकी बहन मिल गई। इतना ही नहीं, बल्कि मेरी मधु को मुझ पर इतना भरोसा भी हो गया है कि वो बेझिझक अपने दिल की हर बात मुझे बताने लगी है। इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कोई और हो ही नहीं सकती थी। मधु मुस्कुराने लगी और करण की ओर देखकर बोली, करण, अगर आप यहाँ से जाना नहीं चाहते तो हम कुछ दिन और यहाँ रुक जाते हैं। नहीं मधु, हनीमून के लिए तो हम बाद में भी आ सकते हैं, पर ऋषभ को उसके किए गुनाहों की सजा देने का इससे बेहतर मौका हमें नहीं मिलेगा। तुम्हारा प्लान एकदम परफेक्ट है, इसलिए हम कल ही वापस इंदौर जाएंगे। मधु कुछ कहने ही जा रही थी, तभी उसकी नजर टेंट पर पड़ी जहां अब वायलिन बजाने वाले नहीं थे। मधु तुरंत बोली, करण, वायलिन बजाने वाले तो चले गए, अब हम डांस कैसे करेंगे? तुम्हें डांस करना है? करण ने पूछा। मधु ने आहिस्ता से हमें अपना सिर हिला दिया। आओ मेरे साथ। करण ने उसकी हथेली थामी और उसे टेंट के पास लेकर आया। उसने अपने फोन में सॉन्ग प्ले किया और उसे टेबल पर रख दिया। मधु का चेहरा खिल गया। करण ने डांस करने के लिए उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाया तो उसने भी करण की आंखों में देखते हुए उसकी हथेली थाम ली। करण खींचकर उसे अपने करीब ले आया। तभी गाना प्ले होने लगा और दोनों डांस करने लगे। सांसों को सांसों में ढलने दो जरा। कुछ देर बाद गाना खत्म हो गया, पर करण और मधु अभी भी एक दूसरे में खोए हुए एक दूसरे को ही निहार रहे थे। करण ने मधु को अपनी बाहों में उठाया और टेंट के अंदर ले आया। इधर मीरा और रोहित होटल पहुंचे तो मीरा गाड़ी से बाहर आकर मुस्कुराते हुए बोली, बहुत रात हो गई रोहित, मैं चलती हूँ, गुड नाइट। इतना कहकर वो जाने लगी, पर तभी रोहित ने उसकी कलाई पकड़कर पूछा, मीरा, क्या तुम कुछ देर और मेरे साथ नहीं रुक सकती? मीरा ने तुरंत पलटकर उसकी ओर देखा तो रोहित ने पूछा, मेरे साथ कॉफी पियोगी? मीरा ने आहिस्ता से हाँ में अपना सिर हिला दिया। रोहित के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने मीरा की ओर हाथ बढ़ाकर पूछा, चले? मीरा ने उसका हाथ थाम लिया। दोनों कॉफी पीने के लिए होटल के अंदर चले गए। अगले दिन सुबह होते ही खुराना मेंशन में माता रानी की आरती गूंजने लगी। पंडित जी ऊंचे सुरों में आरती गा रहे थे और शोभा हाथों में आरती की थाल लिए आरती कर रही थी। ऋषभ, हैनी और आरव को छोड़कर घर के सारे सदस्य आरती में शामिल थे। शालिनी बहुत खुश थी। वो बस इस इंतजार में थी कि कब आरती खत्म हो और वो करण को बताए कि शिमला की उस रात में कोई और नहीं बल्कि मधु ही उसके साथ थी। आरती खत्म होते ही पंडित जी ने सबको आरती और प्रसाद दिया। तभी वनराज की नजर बलदेव पर पड़ी तो उन्होंने तुरंत पूछा, बलदेव, तुम कब आए? बलदेव प्रसाद खाते हुए बोले, मैं और आरव रात ही आ गए थे भैया, बहुत रात हो गई थी, इसलिए मैं किसी से नहीं मिला और सीधे अपने कमरे में चला गया। वनराज मुस्कुरा दिए। उन्होंने लिविंग रूम की ओर बढ़ते हुए पूछा, कॉन्फ्रेंस कैसी रही? करण के बिहाफ में तुम्हें बहुत मुश्किल हुई होगी ना? बलदेव मुस्कुराते हुए सोफे पर बैठे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई भैया, पर वहां पहुंचकर मुझे पहली बार ऐसा लगा कि हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं रही। मतलब? वनराज ने हैरानी से पूछा तो बलदेव मुस्कुरा दिए, कॉन्फ्रेंस में सब सिर्फ करण के बारे में पूछ रहे थे। जिसे देखो वो सिर्फ करण की ही तारीफ कर रहा था। कुछ लोग तो कॉन्फ्रेंस में आए ही करण से मिलने थे, पर जब उन्हें पता चला कि करण नहीं आया है तो उनके चेहरे देखने लायक थे। वनराज मुस्कुरा दिए, हमारे करण ने कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में अपनी एक जगह बना ली है। इतनी कम उम्र और इतने कम वक्त में
उसने खुराना कंस्ट्रक्शन को उन ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है जहां पहुंचने का लोग सिर्फ सपना देखते हैं। इतना कहकर उन्होंने न्यूज़पेपर उठाया और उसे खोलने लगे। इधर शालिनी अपने कमरे में बड़ी बेचैनी से करण और मधु का नंबर ट्राई कर रही थी, पर दोनों में से किसी का भी नंबर नहीं लग रहा था। बहुत देर कोशिश करने के बाद मधु का फोन लग गया। शालिनी उसके फोन में बज रही डायलटोन सुनकर इतनी खुश हुई जैसे उसे दुनिया मिल गई हो। फोन की रिंगटोन सुनते ही करण की नींद खुल गई। उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि मधु उसकी बांह पर सिर रखे आराम से सो रही थी और उसका फोन बज रहा था। इधर शालिनी बेचैनी से टहलते हुए बोली, प्लीज बेटा फोन उठाओ। करण ने आहिस्ता से मधु का सिर अपनी बांह से हटाया और तकिए पर रख दिया और फिर मधु का फोन लेकर टैंक से बाहर आया और उसने अपनी मम्मा की कॉल रिसीव की। गुड मॉर्निंग मम्मा। उसकी आवाज सुनकर शालिनी की खुशी और बढ़ गई और वो मुस्कुराते हुए बोली, आज की मॉर्निंग मेरे बेटे के लिए आज तक की सबसे बेस्ट मॉर्निंग होने वाली है, इसलिए मैं तुझे गुड मॉर्निंग जरूर कहूंगी। गुड मॉर्निंग बेटा। करण मुस्कुराते हुए वहां जल रही आग के पास आया और एक पत्थर पर बैठकर बोला, क्यों मम्मा, आज की सुबह में ऐसा क्या स्पेशल है जो आप इतनी खुश हो? शालिनी मुस्कुराते हुए अपने कमरे की खिड़की के पास आई और बोली, आज मैं तुझे तेरी जिंदगी की इतनी बड़ी खुशखबरी देने वाली हूँ कि उसे सुनकर तू खुशी से उछल पड़ेगा। करण, मम्मा मैं भी आज जो बात आपको बताने वाला हूँ उसे जानकर खुशी के मारे आपके भी पैर जमीन पर नहीं पड़ेंगे। करण आग में लकड़ी डालते हुए बोला। तो शालिनी कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई, पर वो कुछ कहती उसके पहले ही करण बोला, पर पहले आप मुझे बताइए कि बात क्या है, फिर मैं आपको मेरी वाली खुशखबरी सुनाऊंगा। शालिनी इमोशनल होकर बोली, करण शिमला में वो जो हादसा हुआ था जिसकी वजह से तू खुद को मुजरिम माने बैठा था और उस लड़की से माफी मांगने के लिए उसे ढूंढता फिर रहा था जो उस रात तेरे साथ थी, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मधु थी, यही ना? करण ने शालिनी की बात काटकर मुस्कुराते हुए पूछा। शालिनी भौचक्की सी रह गई। तू ये बात जानता था? करण आग के पास से उठा और टहलते हुए बोला, हाँ मम्मा, मुझे भी शिमला आकर ये बात पता चली कि उस रात मेरे साथ मधु थी और मैंने उसी की जान बचाई थी। मैंने सोचा था कि इंदौर आकर आपको सब कुछ बताऊंगा, पर शायद डैड ने आपको ये बात बता दी है ना? शालिनी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, मुझे तेरे डैड की बातों से ही ये सच पता चला। पर तुझे कैसे पता चला कि तेरे डैड ने मुझे ये बात बताई है? शादी की रात मुझसे शादी करने से पहले मधु ने मुझे फोन किया था, पर गलती से डैड ने मेरा फोन उठा लिया और मधु ने उन्हें मैं समझकर सब कुछ बता दिया था। तो जाहिर सी बात है कि डैड ने ही ये बात आपको बताई होगी, क्योंकि उनके अलावा आपको ये बात सिर्फ मैं और मधु ही बता सकते थे। शालिनी फिर से मुस्कुरा दी, हाँ, तेरे डैड ने कल रात ही मुझे ये बात बताई। करण, मैं तुझे बता नहीं सकती कि तेरे डैड ने जब मुझे सब कुछ बताया तो मैं कितनी खुश हुई थी। मेरे तो अभी भी खुशी के मारे पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं। मम्मा, किस्मत ने जो खेल मेरे और मधु के साथ खेला था उसके बाद हम दोनों की ही जिंदगी बदल गई थी। उस रात की सबसे बड़ी कीमत तो मधु को चुकानी पड़ी थी। उसने अपना सब कुछ खो दिया था, अपना घर, अपनी नौकरी, अपने माँ पापा, सब कुछ। मैं भी उस रात के बाद कभी सुकून से नहीं सो पाया था, पर जिस किस्मत ने हमसे हमारा सब कुछ छीना था उसी किस्मत ने हमें शादी के बंधन में बांधकर हमेशा के लिए एक कर दिया। जिस पल के बारे में सोचकर मुझे खुद से नफरत होने लगी थी, आज उन्हीं पलों के बारे में सोचकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट है। वैसे तुझे सच कैसे पता चला? मधु ने बताया होगा, है ना? सच जानकर तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं होगा। बहुत खुश हुई होगी वो। शालिनी ने आंखों में आंसू लिए पूछा। उनके सवाल सुनकर करण को वो पल याद आया जब मधु खाई में गिरने वाली थी। उसने खुद को संभाला और बोला, हाँ मम्मा, बहुत खुश थी वो, और मुझे सच कैसे पता चला ये मैं आपको घर आकर बताऊंगा। शालिनी मुस्कुरा दी। करण, मधु से मेरी बात करवा ना। मम्मा, वो सो रही है, उसके जागते ही मैं आपकी बात करवा दूंगा। ठीक है, पर तू उसका ख्याल रखना करण, और उसे बहुत खुश रखना। मधु ने इतनी कम उम्र में बहुत दर्द सहे है। पता नहीं उस बच्ची में इतनी हिम्मत कहाँ से आई जो वो ये सब सहकर भी मुस्कुराकर अपनी जिंदगी जी रही थी। अगर मैं उसकी जगह होती तो कब की टूटकर बिखर गई होती, पर वो तो हिम्मत से हालातों से लड़ी भी है और जीत भी गई। ये सब सुनकर करण मन ही मन बोला, जो आप जानती हो मम्मा, मधु ने उससे कहीं ज्यादा सहा है। जिस दिन आपको ये पता चलेगा कि ऋषभ ने उसके साथ क्या किया था, उस दिन आप ना जाने कैसे मधु का सामना करेगी। और अगर आपको मधु की माँ के बारे में पता चलेगा तो आपके दिल में उसके लिए इज्जत और बढ़ जाएगी। करण यही सब सोच रहा था, तभी शालिनी फिर से बोल पड़ी, अब अगर तेरी वजह से मधु की आंखों से एक भी आंसू गिरा
तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी करण, इसलिए वादा कर मुझसे कि मधु को हमेशा खुश रखेगा और उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देगा। आई एम सॉरी मम्मा, पर मैं आपसे ये वादा नहीं कर सकता क्योंकि आपकी मधु को रोने की बीमारी है। दिन में 2-4 बार अगर वो रो ना ले तो उसका दिन ही नहीं बीतता। करण के इतना कहते ही शालिनी मुस्कुरा दी। करण फिर से बोला, उसे खुश करने के लिए मैं चाहे आसमान से तारे ही क्यों ना तोड़ लाऊं, पर वो रोकर ही अपनी खुशी जाहिर करेगी। शालिनी हंसते हुए बोली, रोना और मेकअप करना लड़कियों का जन्मसिद्ध अधिकार होता है करण, और फिर मधु को जो मिला है उसने उसी के साथ जीना सीख लिया है बेटा। शायद बचपन से यही आंसू उसके सबसे करीब रहे हैं, इसलिए वो अपनी खुशी में भी इनका साथ नहीं छोड़ती। करण सोच में पड़ गया और उसकी आंखें नम हो गई। तभी शालिनी फिर से बोली, करण सिर्फ तेरा प्यार उस बच्ची को ये एहसास दिला सकता है कि अब दर्द का कोई साया कभी उसे नहीं घेरेगा। तुझे उसे एहसास दिलाना है कि तू उसके साथ है और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। तुझे उसे बताना होगा कि हर मुश्किल और उसके बीच तू दीवार बनकर खड़ा है। इससे ज्यादा तो मुझे मेरे बेटे को समझाने की जरूरत नहीं है ना, कि उसे कैसे अपनी पत्नी को खुश रखना है। नहीं मम्मा, करण हल्के से मुस्कुराते हुए बोला। शालिनी रोते रोते मुस्कुरा दी। अब मैं फोन रखती हूँ, अपना और मधु का ख्याल रखना। जी मम्मा। शालिनी ने कॉल कट कर दी। उसने अपनी आंखें बंद की और बोली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भोलेनाथ, जो आपने मेरे बेटा का नसीब मधु से जोड़ दिया। थैंक यू। इधर करण के कानों में शालिनी की कही बातें गूंजने लगी। उसकी आंखें फिर से नम हो गई। उसने अपनी आंखों को छुआ तो अपनी उंगलियां भीगी हुई देखकर बोला, इस लड़की ने तो मुझे भी अपनी तरह बना दिया है। वो मुस्कुराते हुए फिर से टेंट में पहुंचा तो मधु अभी भी सो रही थी। करण आहिस्ता आहिस्ता उसकी ओर बढ़ा और आकर उसके पास बैठा। वो कुछ देर उसे सोते देखता रहा। उसके कुछ बाल उसके गालों को छू रहे थे। करण ने आहिस्ता से उसके बालों को उसके चेहरे से हटाया और फिर उसके माथे को चूमा। मधु बिना अपनी आंखें खोले ही मुस्कुरा दी और करण के गले में अपनी बाहें डालकर बोली, आपको नहीं लगता कि आजकल आप मुझे निहारने के अलावा कोई और काम ही नहीं करते? इतना कहकर उसने अपनी आंखें खोल ली। करण उसे देखकर मुस्कुरा दिया। मधु उसके गाल को छूकर फिर से बोली, काश कि हर सुबह जब भी मैं अपनी आंखें खोलूं तो ऐसे ही हमेशा सिर्फ आपको ही देखूं। तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई समझो। आज के बाद तुम कहीं भी क्यों ना हो, सुबह उठते ही सबसे पहले मुझे ही देखोगी। आई प्रॉमिस। करण के इतना कहते ही मधु उसकी बाहों में सिमट गई। अब उठने का इरादा है तुम्हारा या फिर अभी कुछ देर और सोना चाहती हो? करण ने पूछा तो मधु उसको पकड़कर बोली, अभी मुझे और सोना है। करण फिर से मुस्कुरा दिया और खुद भी उसके पास ही सो गया। इधर रणबीर अपने रूम में रेडी हो रहा था। तभी राधिका उसका कोट लेकर उसके पास आई और बोली, आपका कोट। थैंक्स राधिका। रणबीर ने इतना कहकर कोट लिया और पहनने लगा। राधिका उनके कोट के बटन लगाते हुए बोली, वो 3 दिन बाद गोद भराई की रस्म है, उसके बाद मैं इंदौर चली जाऊंगी, आप चलेंगे ना मेरे साथ? रणबीर ने ड्रेसिंग टेबल पर रखी अपनी घड़ी उठाई और उसे पहनते हुए बोला, तुम कहीं नहीं जाओगी राधिका, और ना ही मैं कहीं जाऊंगा। हमारा बच्चा यही इस दुनिया में आएगा और ये मेरा फैसला है, इसलिए चाहे जो मान लेना, पर इस वक्त इंदौर जाने की जिद मत करना प्लीज। राधिका ने हैरानी से पूछा, पर इस हवेली की रीत तो यही है ना कि पहला बच्चा मायके में होता है, तो फिर मैं गोद भराई के बाद इंदौर क्यों नहीं जा सकती? तुम्हारे इस सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा मैं, इसलिए प्लीज दोबारा ये सवाल मुझसे मत करना। रणबीर इतना कहकर वहां से जाने लगा तो राधिका गुस्से में बोली, नहीं करूंगी, क्योंकि जवाब शायद मैं जानती हूँ। आप अपने खानदान की रीत भुला सकते हैं पर उस तवायफ को नहीं छोड़ सकते, है ना? रणबीर ने गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी बांध ली और अपनी आंखें बंद करके अपने गुस्से पर काबू किया। उन्होंने खुद को संभाला और पलटकर राधिका से बोले, एक अच्छे घर की समझदार और पढ़ी लिखी लड़की हो तुम राधिका, इसलिए जोया के लिए ऐसे शब्दों का यूज करके खुद को नीचे मत गिराओ प्लीज। पर आपको तो गिरी हुई लड़कियां ही ज्यादा पसंद है रणबीर, जैसे वो जोया, तो फिर मेरे गिरने से आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? तभी राधिका ने गुस्से में पूछा। रणबीर उसके पास आकर बोले, डॉक्टर ने तुम्हें स्ट्रेस लेने के लिए मना किया है राधिका, इसलिए हम तुमसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज ये सब सोचकर खुद को तकलीफ मत दिया करो, क्योंकि मेरे और जोया के रिश्ते को तुम कभी नहीं समझ पाओगी। आपने तो खुद ही फैसला कर लिया रणबीर कि मैं आपके और जोया के रिश्ते को नहीं समझ पाऊंगी, कम से कम एक बार मुझे समझाने की कोशिश तो की होती। राधिका नम आंखें से बोली, वादा करता हूँ राधिका कि एक दिन मैं तुम्हें मेरे और जोया के पाक साफ रिश्ते का सच जरूर बताऊंगा, पर आज वो दिन नहीं है, इसलिए प्लीज आज मुझसे कोई सवाल मत करो।
और सिर्फ रेस्ट करो। इतना कहकर रणबीर वहां से चले गए। उनके जाते ही राधिका बेड पर बैठकर रोने लगी। तभी बेड पर रखे रणबीर के फोन की बेल बजने लगी। रणबीर के फोन की स्क्रीन पर जोया का नंबर देखकर राधिका को बहुत गुस्सा आया। उसने रणबीर का फोन उठाकर कॉल रिसीव की, पर जोया कुछ कहती उसके पहले ही राधिका ने गुस्से में पूछा, मेरे पति का पीछा छोड़ने के लिए अपनी कीमत बोलो जोया। राधिका का ये सवाल सुनकर जोया ने अपनी आंखें बंद कर ली, पर कुछ बोली नहीं। राधिका फिर से गुस्से में बोली, वादा करती हूँ जितना मांगोगी उससे 10 गुना ज्यादा तुम्हें दूंगी, बस मेरे पति का पीछा छोड़ दो। जोया ने खुद को संभाला और मुस्कुराते हुए बोली, छोड़ देंगे राधिका, बस कुछ पल और जी लेने दीजिए हमें आपके पति के साथ। तुमसे ज्यादा बेशर्म औरत मैंने आज तक नहीं देखी। अपनी खूबसूरती के जाल में मेरे पति को फंसाकर उनके साथ नाजायज रिश्ता जोड़कर रखा हुआ है तुमने। तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आती? बेशर्मों की तरह मेरे पति के पीछे पड़ी हुई हो, ये जानकर भी कि उनकी पत्नी उनके बच्चे की मां बनने वाली है। राधिका गुस्से में बोली। जोया हल्के से मुस्कुरा दी, आप मां बनने वाली है, ये जानकर हम भी बहुत खुश है राधिका, और आपसे वादा करते हैं कि जिस दिन आपका बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा हम आपके पति की जिंदगी से बहुत दूर चले जाएंगे, हमेशा के लिए। ओह प्लीज जोया, ये ड्रामा मेरे सामने मत करो। मैं तुम जैसी औरतों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम जैसी औरतें दौलत के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है, पैसों के लिए किसी के भी पति के साथ बिस्तर शेयर करने में तुम जैसी औरतों को कोई शर्म नहीं आती। वैसे मेरे पति की तरह उनके सारे दोस्त भी बहुत रिच है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उन सब के नंबर भी दे देती हूँ। तुम उनके साथ बिस्तर शेयर करके और ज्यादा पैसा कमा सकती हो। और फिर भी अगर तुम्हें मर्दों और रुपयों की कमी पड़े तो बता देना, मेरे भाई भी कम पैसे वाले नहीं है। उसकी ऐसी बातें सुनकर अभी अभी आए रणबीर ने दौड़कर उसके हाथों से फोन छीन लिया और गुस्से में उसे थप्पड़ मारने लगे। पर तभी उन्हें याद आया कि राधिका प्रेग्नेंट है, इसलिए उन्होंने अपना हाथ रोक लिया और बोले, ये उम्मीद नहीं थी हमें तुमसे राधिका, नहीं थी। रणबीर गुस्से में इतना कहकर वहां से चले गए। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियाँ पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।